हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। आज कक्षा 10 के जीव विज्ञान नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव का जो है एक मैंने बनाया है अपने से कंप्यूटरीकृत करके टाइपिंग करके। इसमें लगभग 48 क्वेश्चन है जो कि मैं थ्योरी के बाद इसी वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थ्योरी देख ले। ये थ्योरी क्लास का जो है मैं करा देता हूँ। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय के सभी 48 क्वेश्चन को मैं करा दूँगा, जिससे नियंत्रण एवं समन्वय में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये कक्षा 10 जीव विज्ञान सत्य अध्याय 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या होता है और समन्वय का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल, किसी चीज़ पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। एवं समन्वय, समन्वय मतलब समन्वय स्थापित करना, तालमेल बैठाना। किसी भी चीज़ को तालमेल बैठाने को समन्वय कहते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय, किसी भी चीज़ पर नियंत्रण करना और उसमें तालमेल बैठाना, आपस में तालमेल बैठाना जो है नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों में जो है नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कोशिका वाला जीव अमीबा को। अमीबा में एक ही कोशिका होता है और वही एक ही कोशिका से उसका नियंत्रण एवं सभी प्रकार का समन्वय होता है। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, परिसंचरण, ये सभी चीज़ें उसके एक ही कोशिका से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव को अगर हम देखें, उसमें विभिन्न विभिन्न तरह से अलग अलग माध्यम से जो है नियंत्रण एवं समन्वय होता है, क्योंकि उसका शरीर जटिल होता है, उसमें सभी अंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम स्तनधारी में की बात करें, मनुष्य में, मनुष्य का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सभी अलग अलग होते हैं और इसका समन्वय एवं नियंत्रण भी अलग अलग तरीके से होता है। अगर निम्न कोटि के जंतु अगर जैसे हाइड्रा की बात करें, उसमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। और पौधों में अगर देख लें, पौधों में तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है। पौधे में केवल क्या होता है, रासायनिक नियंत्रण होता है और उस तंत्रिका तंत्र का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है तो उसका नियंत्रण कैसे होगा। तो नियंत्रण एवं समन्वय का यहाँ परिचय देखिए कि अगर हम लोग श्वसन करते हैं, O2 लेते हैं और जो श्वसन करते हैं वो हृदय से फेफड़ा में जाता है। अब पौधों में जो गतियाँ होती है वह वृद्धि पर निर्भर करता है, अनुवर्तन, और वृद्धि पर जो निर्भर नहीं करता है उसे अनुकंचन कहते हैं, अनुकुंचन कहते हैं। प्रकाश अनुवर्तन क्या है? अनुवर्तन क्या है? प्रकाश का अनुवर्तन, जैसे कोई पेड़ है, एक पत्ता हम दिखाए हैं, उस पर प्रकाश की ओर, प्रकाश उस पर पड़ता है तो उस प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, और जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। उसमें तना होते हैं, धनात्मक जड़ जो है प्रकाश के विपरीत जा रहा है, इसीलिए जड़ ऋणात्मक हो जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है नीचे की ओर जाना। जड़ जो है नीचे की ओर जा रहा है, इसे धनात्मक, और पत्ती जो है, तना जो है ऊपर जा रहा है, इसे ऋणात्मक कहते हैं। इतना तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके आगे अब बढ़ते हैं। अब है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन क्या है? यह गति रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है। जब परागण के समय परागकण से निकलने वाली परागनलिकाएं की बीजांड में यानी कि स्पर्म में होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन को दर्शाता है। चौथी है अनुकुंचन, जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करता उसे अनुकुंचन कहते हैं। जैसे सूर्यमुखी फूल, जैसे सूर्य के उगते ही ये फूल खिल जाता है। और फिर स्पर्शानुकंचन, स्पर्श मतलब छूने से जो है वो मुरझा जाते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे। अब वीडियो को पूरा देखिएगा
क्योंकि 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये थ्योरी के बाद हम कराने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम लोग पढ़ते हैं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें कुछ पादप हार्मोन हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पादप हार्मोन है ऑक्जिन। ऑक्जिन है पादप हार्मोन। इसका काम क्या है? यह कोशिका वृद्धि जो है, कोशिका विभाजन एवं फल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तने का प्रकाश की ओर मुड़ना तथा तने का प्रकाश की ओर मुड़ना, आधार का चारों ओर वृद्धि करना इसी हार्मोन की वजह से होता है। दूसरा है जिबरेलिन। यह पौधे के वृद्धि तथा बीजों व कलिकाओं की प्रसूति को तोड़ने में सहायता है। प्रसूति मतलब शुष्क अवस्था मतलब शुष्क पड़ जाता है, उसको जिबरेलिन तोड़ने में मदद करता है और वह वृद्धि करता है। अब है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम है? यह कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाती है, यानी कि पत्ते को हरा रखने में ये मदद करती है। अब है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि को रोकता है। यहाँ एसिड लगा हुआ है, उससे आप समझ जाइए ये हार्मोन जो है वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। जो बीजों व कलिकाओं में प्रसूति को बढ़ाता है, वहाँ जिबरेलिन जो था प्रसूति को घटाता था, ये सुस्त और कर रहा है जिबरेलिन। यह पत्तियों को मुरझाने व गिरने को बढ़ाता है, साथ ही कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकता है। अब है इथिलीन। इसे फल पकाने वाले हार्मोन भी कहते हैं इथिलीन को। कुछ नोट है पॉइंट जो जानना आवश्यक है। ऑक्जिन के बारे में शॉर्ट में लिखे हैं। ऑक्जिन तने में वृद्धि करता है, जिबरेलिन बीज के अंकुरन में सहायता करता है तथा तने की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। अब हम लोग चलते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए। जंतु तंत्रिका तंत्र, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो है एक जंतु के शरीर का हिस्सा जो उनके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। कशेरुकी जीवों में इसके दो मुख्य भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सियनस और परिधीय तंत्रिका तंत्र पिसिनस कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। दूसरा नंबर है परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के दोनों ओर के अंगों में फैला रहता है। अब हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तंत्रिका कोशिका संदेशों संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से सूचनाएं ग्रहण करती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स से पार कर अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह का सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक पहुंचाता है। अब है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? किसी उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। उदाहरण के लिए
सड़क पर किसी गाड़ी को देख अचानक वहाँ से हट जाना, किसी गर्म वस्तु को छूते ही तुरंत अपना हाथ हटा लेना, धूप में जाते ही तुरंत अपनी आंख बंद कर लेना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेगों जिस पथ पर चलते हैं उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे उद्दीपन क्या हो गया, वहाँ गर्म चीज़ छूने पर हाथ हटाना, तो उद्दीपन उष्मा हो गया, वो गर्म चीज़ था। तो ग्राही अंग क्या हो गया, त्वचा। त्वचा से हम लोग छुए, फिर मेरु रज्जु को सूचना पहुँचा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को, और कार्य कर भुजा की पेशियों से कार्य किया। और अनुक्रिया क्या हो गया, हाथ को हटाना एक तरह से अनुक्रिया हो गया। इस तरह उद्दीपन और अनुक्रिया की जो है प्रतिवर्ती चाप में दर्शाया गया है। अब हम मानव मस्तिष्क के बारे में तेज़ी से जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। वो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। मानव मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। वो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। मस्तिष्क शरीर के अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रण करता है, जैसे इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर समन्वित करना, सोचना, निर्णय लेना, स्मरण करना, शरीर को कार्य करने के लिए आदेश देना। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। हमारी पीठ के मध्य में एक कठोर उभार वाली संरचनाएं कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करता है। अब मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो पहले अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। इसके कुछ भाग हैं। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरिब्रम यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि का काम करता है। यह संवेदी अंगों जैसे नेत्र, नाक, कान आदि से अपने आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। अब है थैलेमस, ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। अब है हाइपोथैलेमस, ये जो है हमारी भावनाओं, भूख, प्यास, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना आना, शरीर का तापमान आदि नियंत्रित करता है। अब है मध्य मस्तिष्क, यह पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। ये हमारी देखने में, सुनने में, सोचने या जगे रहने में जो है उत्तेजना एवं शरीर का तापमान आदि को नियंत्रण करता है। ये आँखों, गर्दन व सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रिया में भी सहायक होता है। अब है पश्च मस्तिष्क, इसके मुख्य भाग होते हैं अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग क्या था, सेरिब्रम, और दूसरा सबसे बड़ा भाग पश्च मस्तिष्क का है, सेरिबेलम। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर संतुलन के लिए आवश्यक है, उत्तरदायी है। कुछ क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, कूदना आदि काम आता है। दूसरा है मेडुला, बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, जैसे दिल की धड़कन। ये सब अनैच्छिक क्रिया है, हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है, वो अपने अनुसार काम करता है। जैसे दिल की धड़कन, उल्टी, निगलना, खांसना, छींकना, लार आना, श्वसन
ये सभी मेडुला ओब्लांगेटा के अंतर्गत है और ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं के नियंत्रण करता है। अब है पॉन्स, यह अनुमस्तिष्क मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। यह श्वसन में भी सहायता करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी जो है हार्मोन के बारे में पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? नर्वस हार्मोन। हाइपोथैलेमस को नर्वस हार्मोन भी कहते हैं। ये सभी अंतःस्रावी को कंट्रोल करता है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब है पीनियल ग्लैंड। पीनियल मेटाटोनिन्स एंड सेरोटोनिन्स, बायोलॉजिकल ग्लैंड इसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड को, जिसका जो है मेलाटोनिन हार्मोन जो है रंग को काला करता है और सेरोटोनिन हार्मोन नींद लाती है। तो मेलाटोनिन जो है रात को देखेंगे अपना हाथ तो कुछ काला दिखाई पड़ेगा, ये मेलाटोनिन के कारण होता है। और सेरोटोनिन हार्मोन जो है नींद लाती है। बच्चे में सेरोटोनिन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए बच्चे को नींद ज़्यादा लगती है, ज़्यादा आती है, बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। और पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है। अब चलते हैं थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। बीपी को कंट्रोल करता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड हार्मोन यहाँ से निकलती है और एक पदार्थ निकलती है, इससे टायरोसिन व आयोडीन, और इससे कमी से होने वाली जो बीमारी होती है ग्वाइटर यानी घोंघा, क्रिटिनिज्म यानी ये बच्चों में होती है, उसकी जो है बुद्धि कम हो जाती है। अब तीसरा है माइक्सोइडिमा, इसमें मोटापा होती है। माइक्सोइडिमा एक बीमारी है जिसमें मोटापा बढ़ जाता है। अब है पाराथायरॉइड ग्रंथि। पाराथायरॉइड जो है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं है। पाराथायरॉइड में पीयूष ग्रंथि का जो है नियंत्रण नहीं है। पाराथायरॉइड हार्मोन का स्राव पाराथायरॉइड जो है पाराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। इसमें कैल्शियम प्लस फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब है थाइमस ग्रंथि, प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइड मिलकर जो है इसमें प्रोटीन और लिम्फोसाइड पाया जाता है। तो 15 वर्ष तक के बच्चे को, 15 वर्ष से कम तक के बच्चे को थाइमस ग्रंथि अधिक होता है, जिसके कारण उसमें जो है प्रोटीन और लिम्फोसाइड बनते रहता है और उसे भूख कम लगता है। आप देखते होंगे कि बच्चे खेलते ही रहते हैं, तब उसे मम्मी डांटती है खाना नहीं खाया है, बोलते हमको भूख नहीं लगा है। इसका कारण ये है थाइमस ग्रंथि, उसमें प्रोटीन और लिम्फोसाइड अपने आप बनते हैं। अब चलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहता है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अब है जनन ग्रंथि। इससे निकलने वाले हार्मोन है जनन हार्मोन, और ये स्टेरॉइड के बने होते हैं। मेल में जो है पुरुष में के टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन एवं शुक्राणु बन होते हैं स्पर्म। फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलती है। अब चलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस यानी आधार तल है। इसका वजन 0.6 ग्राम होती है, बहुत छोटी होती है। ये पूरी शरीर को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे निकलने वाले जो हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन थायरोक्सिन बनाने के लिए छोड़ती है। दूसरा STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से जो है बौनापन होता है और इसकी अधिकता से जो है जायगेटिज्म हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। 3 नंबर है LTH, लेक्टोजेनिक हार्मोन, जो दूध के निर्माण करता है।
प्रोलैक्टिन जो महिलाओं में दूध का निर्माण करता है। अब चलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी महिला में दूध को स्रावित करता है। दूध बनाता कौन है? वो देखिए, दूध बनाने वाला हार्मोन जो है वो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन से दूध स्रवण करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब है भेसोप्रेन, जो पेशाब की सांद्रता को कंट्रोल करता है। अब हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। हम लोग ने ये थ्योरी देख लिया, अब ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, जो आप लोग को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही रिजल्ट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो एक बार और जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें इसे कराने में और भी मदद करने में कोई संकोच नहीं हो। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है, ये जान लें, समझ लेंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगी। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होते हैं जिससे ब्लड जो है टच नहीं करता है, उसमें हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो बहिःस्रावी ग्रंथि है उसमें जो है बिल्कुल नहीं करता है। 2 नंबर है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, किससे? आयोडीन की कमी से। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? अभी अभी देखे हम लोग, थायरॉइड से। अब है, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? नेफ्रॉन में डायलिसिस थैली होती है। इसको जैव प्रक्रम में भी मैं पढ़ा दिया है। 5 नंबर है, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? भोजन का पाचन उपाचयन की क्रिया है। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन। इथिलीन से फल को पकाता है, इसलिए बेचने वालों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? वो ग्राही कहलाती है। अब है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के हैं? तो अग्नाशय जो है पेनक्रियाज, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। 9 नंबर है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहता है? तो एड्रिनल जो है वृक्क के दोनों ओर स्थित रहता है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। श्रवणग्राही जो है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वही अधिवृक्क ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपर यानी किडनी के ऊपर होते हैं। 13 नंबर है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न करते हैं कौन? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जगर की अग्रभाग पर, फ्लोएम एवं संवहनी नलियों द्वारा, एवं डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर डी है, ए और बी दोनों। बीज रहित फलों में फलों के बनने को क्या कहते हैं? यानी कि बीज जिसमें नहीं है उस फल को क्या कहते हैं? अग्रप्रभाविता। अग्रप्रभाविता, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन एवं डी नंबर है साइटोकाइनिन। तो आप लोगों ने देखे अभी, साइटोकाइनिन जो है एक तरह से पादप हार्मोन है। 16 नंबर है, इसमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? फल पकाने के लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर इथिलीन है, सी नंबर। जो बी नंबर दिया है ये गलत है, फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है इथिलीन। इसका सी नंबर सही कर लीजिएगा आप लोग। 17 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं उसको, सिनेप्स दरार। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स दरार कहते हैं, यानी सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए,
ये सभी जो है मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अब 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तेज़ी से 48 क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय होता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, तो सभी होता है, तो सी नंबर उपयुक्त दोनों होगा। 20 नंबर, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। शरीर की प्रथम नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर का जो है प्रधान नियंत्रण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। 23 नंबर है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका में नहीं होती है, नलिका विहीन होती है। 24 नंबर है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों में ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं। थायरॉइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो थायरॉइड ग्रंथि के कारण अवटुवामता, अवुट अल्पक्रियता, मिक्सिडिमा, ये सभी जो है थायरॉइड ग्रंथि के अल्पक्रियता काम नहीं करने पर होती है। अब हम लोग 26 नंबर, लाइट चली गई, दूसरे वीडियो में हम लोग इसे करा देंगे। धन्यवाद।